जैसा हमने लास्ट पार्ट में देखा था, इम्पेरियल मास्टर अब यांको किंगडम के किसी भी दुश्मन को छोड़ने वाला नहीं था, इसलिए वो पूरी आर्मी के साथ साउथ बॉर्डर पर जा रहा है। अब आगे तो कहानी की शुरुआत होती है और हम साउथ बॉर्डर को देखते हैं, जहां यांको किंगडम के सभी विरोधी साथ थे और बात कर रहे थे कि यांको किंगडम जितना अपने आप को अच्छा दिखाता है उतना है नहीं, इसलिए उन्हें यांको किंगडम को ख़त्म करना होगा। तभी उन लोगों का लीडर कहता है यांको सभी सेक्ट्स को मिलाने के नाम पर दूसरे सेक्ट्स को ख़त्म कर देता है, जिससे उसके सभी दुश्मन ख़त्म हो जाते हैं। पर उन्हें पता है कि इम्पेरियल मास्टर अपनी बात का पक्का है, इसलिए उसने फैसला किया है कि वो उनके रूल्स के हिसाब से फाइट करेगा और सेक्ट लीडर के बीच फाइट होगी और ये फाइट डेजियांगो में होने वाली है। लेकिन तभी वहाँ एक लेडी आ जाती है और वो लेडी अपने सेक्ट की लीडर है। वो लेडी कहने लगती है कि वो उन लोगों पर भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि साउथ बॉर्डर पहले ही काफ़ी सारी जगह हार चुका है। पर वो लीडर उन्हें चिंता ना करने की कहता है और उन एंशिएंट वॉरियर्स को दिखाता है जिन्होंने पहले भी इम्पेरियल मास्टर को लगभग मार दिया था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इम्पेरियल मास्टर और उनकी आर्मी रास्ते में पड़ने वाले सभी सिटीज़ को जिताते हुए आगे बढ़ रहे थे। जल्दी ही वो डेजियांग में पहुंचने वाले थे और अब सभी को अंदाज़ा हो गया था कि ज़रूर डेजियांग में कुछ बड़ा होने वाला है। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां इम्पेरियल मास्टर के साथ काफ़ी स्पीड से आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उनके सामने अचानक से डेमोनिक सेक के 360 हॉल आ जाते हैं और उनके आसपास बहुत सारे लोग भी आ जाते हैं। तभी शिन इम्पेरियल मास्टर को डेमोनिक सेक में वेलकम करता है और उनके साथ जाने लगता है। सामने पहले से टेबल लगी थी और वहाँ 2 लोग भी बैठे थे। अब शिन इम्पेरियल मास्टर के साथ टेबल पर बैठ जाता है और कुछ दूसरे लोग भी उनके पास आने की कोशिश करते हैं, पर वो जितना टेबल के पास आ रहे थे उतना टेबल से दूर जा रहे थे। शिन ने पहले पूरा इंतज़ाम कर दिया था जिससे कोई भी उनकी बातें ना सुन पाए। अब शिन और इम्पेरियल मास्टर कुछ प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के बाद इम्पेरियल मास्टर काफ़ी खुश होकर वापस आ जाते हैं, जिसके बाद अब इम्पेरियल मास्टर अपनी आर्मी को ऑर्डर देते हैं कि उन्हें सीधा डेजियांग पहुंचना है और पूरी आर्मी काफ़ी स्पीड के साथ डेजियांग की तरफ जाने लगती है। हम देखते हैं उन्हें थोड़ा भी टाइम नहीं लगता डेजियांग तक पहुंचने में। अब सभी डेजियांग की एंट्रेंस के सामने आ जाते हैं और इम्पेरियल मास्टर सभी को रुकने का ऑर्डर देता है। अब इम्पेरियल मास्टर शिन और उसके साथियों के साथ अंदर जाने का डिसाइड करता है, पर गेट खुलते ही सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि गेट के दूसरी तरफ रेलीम स्टील के काफ़ी सारे लोग खड़े थे। ये सभी इम्पेरियल मास्टर की आर्मी का मुकाबला करने के लिए खड़े थे और इम्पेरियल मास्टर शिन और बाकियों के साथ आगे जाने लगते हैं। अब उनके सामने आ चुकी थी जनरल लॉन्ग और वो शिन को देखते ही काफ़ी गुस्से में आ जाती है, पर शिन तो उसे देखकर स्माइल करता है। अब जनरल लॉन्ग इम्पेरियल मास्टर से कहती है कि उन्होंने खुद ही डेजियांग के रूल्स को चुना है, तो उन्हें सामने जाना चाहिए जहां उन्हें सभी मास्टर्स मिल जाएंगे जिसके साथ उन्हें लाइफ और डेथ की फाइट करनी है। अब हम सीधा माउंटेन के ऊपर का सीन देखते हैं जहां बहुत सारे लोग और मास्टर्स पहले से थे और बीच में रेबल मास्टर भी खड़ा था। अब इम्पेरियल मास्टर के आते ही रेबल मास्टर कहता है गॉड्स के जैसी पावर रखने वाला इंसान आ चुका है। अब रेबल मास्टर इम्पेरियल मास्टर से कहता है कि क्या वो अपनी मदद के लिए इन बच्चों को लाया है। इम्पेरियल मास्टर जवाब देता है कि ये बच्चे ही उसके लिए काफ़ी हैं। ये सुनकर रेबल मास्टर हंसने लगता है और सामने वो तीनों ओल्ड एरा के मास्टर सामने आ जाते हैं, जो खास तौर पर इम्पेरियल मास्टर को मारने ही आए थे। तभी वहाँ एक लड़की सामने आती है जिसका ऑरा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि आसपास की सभी चीज़ें जमने लगती है। उस लड़की ने एक गॉड क्रिएचर को भी अपने काबू में कर रखा था, जिसकी वजह से अब वो भी गॉड्स के लेवल तक पहुँच गई थी। तभी वहाँ जितने भी मास्टर्स थे वो भी अपना ऑरा इम्पेरियल मास्टर को दिखाने लगते हैं और वहाँ के सभी मास्टर्स भी डिवाइन रिलीम के लेवल पर थे, यानी कोई भी कमज़ोर नहीं था। अब इम्पेरियल मास्टर एक एक करके उन सभी मास्टर्स से बात करने लगते हैं, क्योंकि एक टाइम पर वो सभी मास्टर्स इम्पेरियल मास्टर के साथ थे, लेकिन अब उन्होंने इम्पेरियल मास्टर को धोखा देना चुना। वो सभी मास्टर्स कहते हैं कि उन्हें इम्पेरियल मास्टर का काम करने का तरीका नहीं पसंद। जिस तरह से वो दूसरे सेक्ट्स को ख़त्म कर देता है वो गलत है। इस पर इम्पेरियल मास्टर जवाब देता है
कि उसने सिर्फ उन्हीं सेक्ट्स को ख़त्म किया है जो दुनिया को सिर्फ ख़राब कर रहे हैं और उन्हें अच्छे फ्यूचर से कोई मतलब नहीं था। अब इम्पेरियल मास्टर उन तीनों ओल्ड एरा के मास्टर्स के पास आ जाता है और वो तीनों भी अपना ऑरा इम्पेरियल मास्टर को दिखाते हैं और सिर्फ देखकर ही पता चल रहा था कि वो तीनों काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उन तीनों को देखकर शिन सोचने लगता है कि ये तीनों वही हैं जिन्होंने पहले इम्पेरियल मास्टर को घायल किया था और आज ये तीनों वापस से इम्पेरियल मास्टर से फाइट करने के लिए उनके सामने खड़े हैं। शिन इम्पेरियल मास्टर से कहता है उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि कोई इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। वो तीनों ही गॉड्स के लेवल पर हैं। अब इम्पेरियल मास्टर उन तीनों मास्टर से कहता है उम्मीद है उन्होंने अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी होगी क्योंकि आज वो मरने वाले हैं। ये सुनकर वो ओल्ड लेडी कहने लगती है शायद इम्पेरियल मास्टर पागल हो गया है इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। अब इम्पेरियल मास्टर सभी से पूछता है कि कौन कौन उसके खिलाफ में जाकर रेबेल बन रहा है। एक एक करके वहाँ जितने भी मास्टर्स खड़े थे सभी कहने लगते हैं कि वो रेबेल बन रहे हैं। ये सुनकर रेबेल मास्टर काफ़ी खुश हो जाता है और इम्पेरियल मास्टर से कहता है कि इतने लोग उसकी मौत चाहते हैं, अब तक तो उसे मर जाना चाहिए था। तभी रेबेल मास्टर माउंटेन के ऊपर एक काफ़ी बड़ा प्रिजन बना देता है। शिन के साथी थोड़ा घबरा जाते हैं पर ब्रदर सैन कहता है उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जैसे ही उनकी आर्मी को थोड़ा भी गलत लगेगा वो तुरंत यहाँ आ जाएंगे। उस प्रिजन को देखकर इम्पेरियल मास्टर कहते हैं कि ये तो डेजियांग के रूल्स के खिलाफ है। रेबेल मास्टर को ऐसी प्रिजन बनाने का कोई हक नहीं है। पर रेबेल मास्टर कहता है इस प्रिजन के अंदर क्या हो रहा है ये बाहर किसी को पता नहीं चलेगा और आज यहाँ इम्पेरियल मास्टर का अंत होगा। लेकिन तभी शिन डेमोनिक सेक्ट का फ्लैग निकाल लेता है और उसे लेकर खड़ा हो जाता है। हम देखते हैं डेमोनिक सेक्ट पहले से यांको किंगडम के साथ जुड़ चुका था और जैसे ही शिन ने फ्लैग निकाला था माउंटेन के चारों तरफ डेमोनिक सेक्ट के बहुत सारे फ्लैग्स आ जाते हैं और उनसे एक काफ़ी बड़ा फॉर्मेशन बनता है जिससे वो पूरा माउंटेन ही गायब हो जाता है। ये देखकर तो सभी रेबेल मास्टर्स के साथ के लोग हैरान हो जाते हैं और जैसे ही माउंटेन गायब होता है यांको आर्मी डेमोनिक आर्मी के साथ मिलकर डेजियांग पर अटैक कर देती है। रेबेल्स की आर्मी यांको आर्मी का सामना करने की कोशिश करती है पर यांको आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और उसका हर एक सोल्जर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। यांको आर्मी की तरफ से काफ़ी खतरनाक अटैक्स होने लगते हैं और देखते ही देखते रेबेल्स की आर्मी ख़त्म होने लगती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पूरा माउंटेन एक खाली जगह पर आ चुका था और जितने भी रेबेल्स के मास्टर्स थे वो समझ गए थे कि ये तो डेमोनिक सेक्ट की टेलीपोर्टेशन टेक्निक है, यानी डेमोनिक सेक्ट यांको किंगडम के साथ जुड़ चुका है जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है क्योंकि दो इतने बड़े सेक्ट्स का साथ होना उनके लिए अच्छा नहीं है। शिन आगे आता है और कहता है अब कोई भी डेजियांग के रूल्स को नहीं तोड़ पाएगा। हम देखते हैं पूरे माउंटेन को भी डेमोनिक सेक्ट के लोगों ने घेर रखा था जो यही देख रहे थे कि कोई भी रूल्स को ना तोड़े। रेबल्स के साथ वाली एक लेडी मास्टर काफ़ी हैरान थी कि एकदम से सब बदल कैसे गया। वो कह रही थी कि इम्पेरियल मास्टर ने उनके साथ सही नहीं किया, लेकिन तभी इम्पेरियल मास्टर इतनी स्पीड से उस पर अटैक करते हैं कि कोई देख तक नहीं पाता और लेडी मास्टर ज़मीन पर गिर जाती है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि इम्पेरियल मास्टर अब भी कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इम्पेरियल मास्टर अपनी स्वॉर्ड निकाल लेते हैं और बाकी के मास्टर्स भी फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। वो तीनों ओल्ड मास्टर्स बात कर रहे थे कि इम्पेरियल मास्टर तो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, यानी उससे फाइट करना काफ़ी मुश्किल होने वाला है। अब रेबेल मास्टर इम्पेरियल मास्टर से कहता है कि वो झूठा है क्योंकि उसने झूठी घायल होने की खबर हर जगह फैलाई। इम्पेरियल मास्टर कहते हैं कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो अपने किंगडम में छुपे धोखेबाजों को कैसे बाहर निकाल पाते और आज वो सभी धोखेबाजों को ख़त्म करने वाले हैं। अब इम्पेरियल मास्टर शिन की तरफ इशारा करते हैं क्योंकि शिन और उसके साथी इस फाइट को लड़ नहीं पाएंगे। तभी शिन के इशारे पर उसके दो साथी आ जाते हैं और शिन और उसके साथियों को टेलीपोर्ट करके ले जाते हैं। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि इम्पेरियल मास्टर ने आने से पहले ही ये सब प्लान कर लिया था। अब इम्पेरियल मास्टर रूल्स के हिसाब से सभी को एक एक करके फाइट के लिए आने की कहता है। दूसरी तरफ
पास ही के माउंटेन पर शिन और उसके साथी टेलीपोर्ट होकर आ गए थे, पर उन्हें इम्पेरियल मास्टर की चिंता हो रही थी क्योंकि वो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हैं और अब तो अकेले भी हैं। शिन बताता है ये इम्पेरियल मास्टर का ही ऑर्डर था कि उन्हें सभी से अकेले फाइट करनी है। तभी वहाँ डेमिनिक सेक के 360 हॉल्स के सभी स्ट्रॉन्ग मास्टर्स आ जाते हैं और वो शिन के सामने झुक जाते हैं। ये देखकर तो शिन के साथी काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि असल में शिन कौन है जो डेमिनिक सेक के मास्टर्स उसके सामने झुक रहे हैं। अब शिन अपने साथियों से कहता है कि उन्होंने ऐसा कुछ देख लिया है जो उन्होंने नहीं देखना चाहिए, इसलिए अब उन्हें मरना होगा या डेमिनिक सेक ज्वाइन करना होगा। ये सुनकर तो सभी डेमिनिक सेक ज्वाइन करने के लिए मान जाते हैं, पर शिन और सभी मास्टर्स हंसने लगते हैं क्योंकि वो तो मजाक कर रहे थे। तभी उस प्रिजन शील्ड में से काफ़ी तेज़ एनर्जी बाहर आने लगती है, यानी फाइट शुरू हो चुकी थी। पर शील्ड की वजह से कोई भी अंदर कुछ नहीं देख पा रहा था। शिन अपनी 9 हेवनली आइज से भी अंदर देखने की कोशिश करता है, पर अब भी उसे कुछ नहीं दिख रहा था। शिन अपनी कल्टीवेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है जिससे वो अंदर देख सके, लेकिन तभी शिन की बॉडी में काफ़ी एनर्जी आने लगती है और उसे भी नहीं पता था ये कैसे हो रहा है। तभी शिन का उसकी बॉडी से कंट्रोल हट जाता है, पर अब वो शील्ड प्रिजन के अंदर देख पा रहा था और वो देखता है कि एक मास्टर इम्पेरियल मास्टर पर अटैक करने आ रहे हैं, पर इम्पेरियल मास्टर उनका अटैक काफ़ी आसानी से रोक लेते हैं। तभी वो मास्टर अपने पाम अटैक का इस्तेमाल करते हैं, पर इम्पेरियल मास्टर उसके ऊपर स्पिनिंग स्वॉर्ड से अटैक कर देते हैं जिससे उसका पाम अटैक और उसकी स्पिरिचुअल बॉडी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है और वो मास्टर भी मर जाते हैं। इधर शिन को समझ नहीं आ रहा था कि वो तो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो ये सब कैसे हो रहा है। तभी शिन समझ जाता है कि ज़रूर वो डेविल गॉड का अब भी थोड़ा सा अंश शिन के अंदर रह गया है और वही अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा है, पर शिन अभी डेविल गॉड को ये पता नहीं चलने देता कि शिन सब समझ गया है। अब यहाँ फाइट में इम्पेरियल मास्टर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्लैश अटैक करते हैं जिससे जितने भी मास्टर्स टकराते हैं सभी मर जाते हैं। तभी वो ओल्ड एरा की ओल्ड लेडी इम्पेरियल मास्टर पर इंसेक्ट्स के साथ अटैक कर देती है, पर इम्पेरियल मास्टर उसके सभी इंसेक्ट्स को मार देते हैं और उस पर अटैक करने वाले होते हैं, पर ओल्ड एरा का स्वॉर्ड मास्टर ओल्ड लेडी को बचा लेता है। पर इम्पेरियल मास्टर उस स्वॉर्ड मास्टर से कहते हैं कि अब उनकी टेक्निक काफ़ी पुरानी हो चुकी है और उन्होंने अपने अंदर बदलाव नहीं लाया। इम्पेरियल मास्टर उस स्वॉर्ड मास्टर पर एक अटैक करते हैं जिससे उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है और ओल्ड एरा का स्वॉर्ड मास्टर ख़त्म हो जाता है। अब इम्पेरियल मास्टर तो रेबल्स के बीच में आ गए थे और काफ़ी स्पीड से सभी मास्टर्स को मारते जा रहे थे। इम्पेरियल मास्टर कई सारे मास्टर्स को कुछ ही देर में मार देते हैं, पर अब उन्हें कुछ काफ़ी स्ट्रॉन्ग मास्टर्स ने घेर लिया था। पर वो इतने स्ट्रॉन्ग मास्टर्स भी इम्पेरियल मास्टर के सामने कुछ नहीं थे और इम्पेरियल मास्टर उन्हें भी एक एक करके मारने लगते हैं और उन्हें मारते हुए इम्पेरियल मास्टर उनकी गलती भी बता रहे थे कि क्यों वो मौत डिज़र्व करते हैं। पहले तो रेबल्स इम्पेरियल मास्टर पर अटैक करने आ रहे थे, पर अब इम्पेरियल मास्टर एक एक को ढूंढ कर मार रहे थे। शिन भी ये सब देख रहा था और कहता है इसलिए ही इम्पेरियल मास्टर को गॉड के लेवल का मास्टर कहा जाता है। अब वो रेबल मास्टर भी अपने साथियों को मरता देख इम्पेरियल मास्टर पर अटैक कर देता है, पर वो भी इम्पेरियल मास्टर का कुछ नहीं कर पा रहा था और इम्पेरियल मास्टर उसे काफ़ी जल्दी घायल भी कर देते हैं। लेकिन तभी रेबल मास्टर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसमें वो बहुत सारे ड्रैगन्स को वहाँ बुला लेता है और एक ओल्ड एरा का मास्टर उस टेक्निक में अपनी पावर मिला देता है जिससे वो अटैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन गया था और उस अटैक की एनर्जी बाहर तक आती है। पर शिन देखता है इम्पेरियल मास्टर अब भी बिल्कुल ठीक थे और वो उस रेबल मास्टर पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक भी कर देते हैं। रेबल मास्टर बचने के लिए एक हेवनली बेल सामने ले आता है, पर इम्पेरियल मास्टर के सामने वो बेल नहीं टिक पाती। लेकिन इम्पेरियल मास्टर की स्वॉर्ड रेबल मास्टर के लगती इससे पहले एक शील्ड आ जाती है जो इम्पेरियल मास्टर की स्वॉर्ड को रोक देती है। तभी सभी देखते हैं कि एक काफ़ी बड़ा बुद्धा स्टैचू वहां आ जाता है जो अपने साथ कुछ काफ़ी स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स को भी लाया था।
ये देखकर तो सभी हैरान हो जाते हैं कि ये इतना बड़ा पहाड़ जैसा बुद्धा का स्टैचू वहाँ क्यों और कैसे आया है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।